ब्रेन बस में डॉक्टर शारदा जी और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा मुद्दा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो पंडितों के हवाले से कश्मीर में चल रहा है। टारगेट किलिंग जो हिंदू कश्मीरी बहन भाई हैं और हत्ता के सिख भी उसमें शामिल हैं, उनकी कई महीनों से जारी है, जो बहुत ही तशवीश का बायस है। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर और चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है सी पैक के हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। और ओंटारियो में इलेक्शन जीत गई है कंजर्वेटिव पार्टी, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी। डग फोर्ड दोबारा से मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, उस पर भी बातचीत होगी। स्वागत करते हैं डॉक्टर शारदा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आपने बात की शुरू जी कश्मीरी पंडितों से। ये मसला सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं अब रह गया, अब तो उसमें अभी रिसेंटली जो 9 आदमी मारे गए हैं उसमें से 3 मुसलमान भी मारे गए हैं। टारगेट अब उन्होंने कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है उसको हमने मारना है। तो टारगेटिंग किलिंग जो है इट हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन द लास्ट 2 months। अब आज मैं प्रोग्राम देख रहा था जहाँ पर पंडित ये कह रहे थे कि आपने हुआ क्या, जब दोबारा इनको बसाना था ना तो इनको 5000 जॉब्स दी गई। 5000 जॉब्स में गवर्नमेंट ने इनसे बॉन्ड लिया कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ के जाना तो विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, यू हैव टू आस्क फॉर द परमिशन। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें आप यहाँ से निकालो, हम सेफ जगह पे जाना चाहते हैं, हमारी यहाँ सेफ्टी नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशनें हो रही हैं जगह जगह के ऊपर और उनका ये है कहना है कि हमारी सेफ्टी नहीं है। अच्छा, अब मैं देख रहा था पिछले 1 साल में 99 आदमी जो है वो मारे गए हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है। मेजॉरिटी उसमें से मुस्लिम मारे गए हैं क्योंकि उनके लिए कोई मुसलमान हिंदू इस वक्त नहीं है। पंडित तो हैं ही क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदू वहाँ रहे, लेकिन जो मुसलमान भी प्रो इंडिया है उसको भी उन्होंने बाकायदा अपना निशाना बनाया हुआ। तो कश्मीर में हालात जो हैं जी, आज 3 से देखिए अपने 30 अगस्त को 3 साल हो जाने हैं। मैं समझता था कि गवर्नमेंट के पास बहुत टाइम था, 3.25 साल अब हो गए, कि इसमें से वहाँ की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जाती और उसको संभाला जाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी न किसी तरीके से जी उस तरफ गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि 370 और 35A के बाद एक नए किस्म की आस जो है वो कश्मीर में पैदा हुई और जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं जो मतलब जिन्होंने कश्मीर को लूट के खा लिया, उनको वहाँ से दूर रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर सेफ्टी वहाँ नहीं है, वहाँ लोग जाके नहीं रहना चाहते, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है बड़ी सीरियस है। इसको मेरा ख्याल है कल अमित शाह जी ने 2 मीटिंगें की जिसमें डोवल भी शामिल हुए और JNK के गवर्नर भी जी वो भी वहाँ पर शामिल हुए। तो ये गुफ्तगू तो चल रही है जिसमें चीफ भी थे, आर्मी चीफ भी थे, गुफ्तगू तो चल रही है। लेकिन प्रैक्टिकली आज मैं जो भी सुन रहा था, जितने भी कश्मीरियों को पंडितों को टीवी के ऊपर, वो यही कह रहे थे कि बातें नहीं अब चाहिए, अब कोई प्रैक्टिकल हमें हमारी सेफ्टी जो है उसके बारे में हमें बताइए और हमें यहाँ से इजाज़त दी जाए कि हम इन डिस्ट्रिक्टों जहाँ पर अनंतनाग में है या बारामुल्ला में है या कहीं और है, हमें यहाँ से अभी 2-4 महीने के लिए, जब तक आप कंट्रोल नहीं कर लेते, हमें सेफ्टी में भेजिए क्योंकि हमारी सेफ्टी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनको क्या किया हुआ है, जो ख़तरनाक डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको वहाँ पर इकट्ठा करके एक ही जगह पर रखा हुआ है और वहाँ पर पुलिस का पहरा। वो कहता है कि हमें तो बाकायदा एक प्रिजन में रखा गया, वी डोंट वांट दैट। तो इस किस्म के जो हालात हैं जी, अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है डेफिनेटली वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे हालात जो पैदा होते हैं, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंसी एजेंसीज हैं जी, उनकी कहीं ना कहीं कमी है। अगर वो एक्टिव हो और उनमें थोड़ा सा और काम हो
तो आपको पता लग सकता है कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। ये सबको पता है कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अब जो लोकल लोग जी जिनको ट्रेन किया जा रहा है, जो उठ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए। बात तो ये है तारिक साहब, लोग जो लोगों की जाने जा रही हैं, पॉलिटिशियन हम और आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जिनकी जाने जाती हैं ना, जी जी, हाँ, वो लड़की बेचारी जो है उसने क्या नुकसान, उसने क्या किया था। एक बड़ी प्यारी मुस्लिम लड़की, टीवी की बहुत बढ़िया होस्ट है जी, उसको गोली मार दी गई। तो इस तरीके से जो वहाँ पर हालात हैं, वो जो हमने 3 साल पहले कहा था कि ठीक हो जाएंगे, वैसे हुए नहीं है। दैट्स ऑल आई कैन से। डॉक्टर साहब देखिए, हमारी तो ये इच्छा थी और है कि बहुत ही अच्छे हालात हो जाएं, हाँ, 100% अच्छे हालात हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इतिहास है कश्मीर का, ख़ास तौर पर वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ, वो बहुत पुराना है। उसमें भारत की पिछली सरकारों की भी कोई लीनियंट पॉलिसीज़ रही, मगर जो बीजेपी ने स्टेप उठाए 5 अगस्त 2019 को, वो बड़े अहम स्टेप थे। और उसके बाद हमने उस तरह के वायलेंस को नहीं देखा। लेकिन अभी जो प्रिसाइजली कोई 1 साल से ये नया सिलसिला शुरू हुआ ना, टारगेट किलिंग का, वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिलसिला है। और आपने कहा कि अमित शाह जी, अजय डोवल जी और मनोज सिन्हा जी और सब मीटिंग्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब वो समय आ गया है कि गवर्नमेंट को ये देखना है कि इस पे प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो इशू है ना कि जो वादी की जो पॉपुलेशन 8-9 मिलियन कहा जाता है रफली, और उसमें बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है, वो मुस्लिम आबादी के लोग भी इसमें टारगेट किलिंग का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए कि वो बेचारे भी जो मतलब भारत के साथ ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब कश्मीर में जो मुस्लिम आबादी है, वो मेजॉरिटी कश्मीर के साथ ही जाना चाहती है। ओह या डेफिनेटली, क्योंकि वो पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मतलब आजकल जो है, मतलब वो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना कि ये हालात अच्छे नहीं है। दे नो कि उसके साथ इवन जाने का सोचना भी जो है वो हमारे लिए सुइसाइडल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने बात कही कि वहाँ पे हालात अच्छे हुए, ठीक है, पत्थरबाजी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई इस तरीके से। और जो वहाँ पे मतलब कर्फ्यू लगे रहते थे डॉक्टर साहब, वो पहले जो हालात थे वो सारे, लेकिन ये जो टारगेट किलिंग है ना जी, ये उससे भी खतरनाक है। बिल्कुल, ये अब उनके पास ये डॉक्टर साहब टूल आ गया है। हाँ, उन फोर्सेस के पास जो पहले ये स्टोन पेल्टिंग करते थे, लगवाते थे, करते भी थे, करवाते भी थे, वो फोर्सेस मतलब बच्चों से तो करवाते थे। ठीक है। अच्छा, वो सारे अब उनके पास ये टूल आ गया कि यार ये जाओ किसी एक आध बंदे को मार दो, और वो जिसे कहते हैं इससे टेरर क्रिएट होगा, दहशत फैलेगी। फैल रही है जी डॉक्टर, नेचुरल है, वो फैलेगी। जब आप दफ्तर के अंदर, बैंक के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, मैनेजर बताइए, बैंक मैनेजर, ठीक है, वो कोई जाता है सिर्फ गोली मार देता है, यानी वो पैसा भी नहीं लूटना काम उसका, सिर्फ दहशत फैलाना है। तो इसी को ही दहशतगर्दी करते हैं ना, इसी को टेररिज्म कहते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आना भी शुरू हो चुकी है। सिर्फ बात नहीं हो रही, इवन दुबई की, शारजा की इन्वेस्टमेंट आना थोड़ी धीरे धीरे शुरू हो चुकी। अब इस सारी सूरतें, फ्लाइट चलना शुरू हो गई श्रीनगर से शारजा की, मतलब इस हद तक चेंजेस आना शुरू हुई। अभी हज पे लोग जा रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये दहशत फैलेगी तो काम रुकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब सरकार सीरियस तरीके से इस दहशतगर्दी की नई वेव को काबू पा सकेगी? देखिए, जिस आदमी ने किसी को मारना है उसको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो तो आदमी जो है जब चाहे किसी को मार सकता है, जाते हुए भी किसी को गोली आप मार सकते हो। दहशत ही फैलानी है ना। आप जो वहाँ पर लेबर गई हुई है, बिहार के कल एक आदमी को मार दिया गया, वो लेबर थी, वो भट्टे में ईंट के भट्टे बनाने वाले वहाँ पर काम करती थी, मार दिया उसको। अब इस किस्म की किलिंग को रोकना, तभी मैं ये कहता हूँ कि जो
जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये उनका काम है उन लोगों के बीच में जाके ये फाइंड आउट करना कि ये कैसे वहाँ पर किलिंग हो रही है, कौन है कौन है वो आदमी। ये इसीलिए माना जाता है दुनिया में कि लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हुई, सेकंड भी हुई, उसके बाद भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो एक इंटेलिजेंस होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो किस तरीके से आप उसको हासिल करते हो, कैसे करते हो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर टोकता हूँ, इंटेलिजेंस इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि जी वो मुखबर डाले जाते हैं, ठीक है ना, चूंकि उस लेवल पे जो कम्युनिटीज के लेवल पे तो वो इन्फॉर्मेंट डाले जाते हैं ना। बिल्कुल। और जो लोकल लोग होते हैं, जो भी तरीका है इंटेलिजेंस का, जो मतलब जो लोकल लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उनको अपनी अपनी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में इन्फॉर्मेंट डाला जाता है कि भाई आपको इतने पैसे देंगे, आप के लिए आपके अंदर जज्बा भी है, आपको हम सपोर्ट भी करेंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन दें कि कैसे रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, कौन कौन एलिमेंट्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अभी आपने बात की कि राह चलते को गोली मार कर टेरर क्रिएट करना, वो तो बड़े ही आसान काम है। वो तो मुझे डॉक्टर साहब ये खतरा लगता है कि इस सूरत हाल में तो वो इन्फॉर्मेंट जितने और भी भर्ती करेंगे शायद वो फ़ायदा ना दे। देखिए, अल्टीमेटली तो इन्फॉर्मेंट ही फ़ायदा देते हैं, ये मानी हुई बात है। चाहे कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर अगर आपने सक्सेस लेनी है तो आपको इन्फॉर्मेंट्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जहाँ तक मैंने स्ट्रेटजी पढ़ी है वार्स की, उसमें यही होता है कि आप किस तरीके से अपने गुप्तचर, हमारे ना एक वर्ड है गुप्तचर, कैसे आप अपने गुप्तचरों को भेज दो। पुराने जमाने से जी ऐसा ही चला आ रहा है, कबूतरों से शुरू हुआ। लो जी, एक रियासत वाले ने दूसरी रियासत में अपने गुप्तचर भेजे, वो खबरें ला के देंगे। हम कहते कबूतर भेज दिए। कबूतर भी जाते थे, अभी भी जाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है ना, अभी भी जाते हैं। मैं तो वैसे ही कबूतरबाजी समझता हूँ ये जो हो रही है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और कोई भी तरीका सरकार को बरतना पड़े वो बरतना चाहिए। एब्सोल्युटली, द टाइम हैज कम। राइट। तो और वो सबसे ज़्यादा वादी में जो जाहिर है बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी की है, तो इन्फॉर्मेंट्स भी मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर तो उनको ही घुसेंगे, वो घुसेंगे तो इन्फॉर्मेशन लाएंगे और वो मारे भी जा सकते जा भी नहीं सकते, वो मर भी रहे। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। अब यह है कि कश्मीर सही तरक्की की राह पे चलना शुरू हुआ है, लेकिन ये जो रुकावटें हैं इनका दूर होना डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है। ये इस वक्त इट हैज़ बिकम ए रियल फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, राइट, ऑल द पीपल, राइट, नॉट ओनली पंडित, राइट। जितने भी लोग वहाँ पे, देखिए ना आप, जयपुर का आदमी वहाँ पे जाके बैंक में मैनेजर था, वो उसकी वहाँ से बदली हुई। अब आगे आने वाले टाइम के ऊपर हिंदुस्तान के किसी शहरों में से अगर बदली होगी, किसी कंपनी में कोई आदमी जाएगा, तो क्या वो तैयार होगा जाने को? नहीं, क्योंकि उसको महसूस होता है कि मेरी लाइफ जो है, आज मैं वो लेडीज़ की डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी, उनको देख रहा था टीवी के ऊपर, और वो रो रही थी, वो कह रही थी कि हमें ये नहीं पता कि हम घर वापस आएंगी अपने बच्चों के पास या नहीं। ये देखिए, ये एक इस किस्म के हालात जो है ना, वो जैसे आप कहते हो खौफ क्रिएट करना, आप हमेशा कहते हो अभी खौफ क्रिएट किया, ये खौफ जो क्रिएट हो रहा है, इसको ठीक करना मेरा समझता हूँ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कश्मीर को। क्योंकि 3 साल, देखिए आफ्टर दुनिया में भी कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है। अगले कहते हैं अभी 3 साल हो गए, आप तो बताइए। तो मैं समझता हूँ टाइम हैज़ कम व्हेन वी शुड से कि यस, कश्मीर इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जी, ओपन हो चुका था डॉक्टर साहब, टूरिज़्म बड़ी तेज़ी से जारी थी। मैं 1.5-2 साल की रिपोर्टें जो देख रहा हूँ, तो टूरिज़्म बहुत बढ़िया चल रही थी। अभी चंद महीने पहले तक वहाँ पर स्नो टूरिज़्म इतनी हुई, होटलों में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन यही टेररिस्ट चाहते हैं कि फियर क्रिएट कर दें, ताकि ये जो तरक्की हो रही है, ये जो लाइफ ओपन हो रही है, ये ना हो। ये साइकी देखिए, ये साइकी आज की नहीं है टेररिस्ट की। जी। ये साइकी तो पिछले 30 साल से 40 साल से वो जो है आजमा रहे हैं, और वो इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब थोड़े से हालात ठीक होते हैं,
वो इस किस्म की घटनाएं वहाँ पर पैदा कर देते हैं, इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोग फिर वहाँ जाने से घबरा जाते हैं। तो इसमें एक ही काम हो सकता है, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा और किसी को नहीं। गवर्नमेंट के अलावा डॉक्टर साहब कम्युनिटीज़ को भी काम करना पड़ता है। पर कम्युनिटी तो वह वहाँ पर देखिए जो रियल वादी है, जैसे इंटीरियर है, जी। बारामूला हुआ, जी, जी। अनंतनाग हुए, या और ऐसे जो वहाँ पे हैं इलाके, उनमें जो कम्युनिटी है ना, उसका पार्टिसिपेट मैं समझता हूँ काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर गवर्नमेंट को और किसी न किसी तरीके से जो है इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। अब तो ये मसला हो गया कि जम्मू तक वो पहुँच गया, जम्मू में भी। श्रीनगर में हो रहे हैं सर वाकया। नहीं, श्रीनगर में तो हुए ही हैं। ठीक है, हाँ, श्रीनगर तो हुए ही हैं। कॉस्मोपॉलिटन शहर है, बड़ा शहर है, सबसे और वहाँ पर देखिए कितनी सख्ती है, फिर भी हो रहे हैं। वाकया। हाँ, तो अब ये कह देना, देखो जी जो करता है हम उसको 24 घंटे में मार देते हैं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो तो एक पूरा नेटवर्क है ना, वो कोई सोल्यूशन थोड़ा है। वो नेटवर्क को मारना बड़ा मुश्किल है। आपने एक आदमी को मार दिया, दैट डजंट मीन कि वो जो सिचुएशन है, वो जो इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं जी जी, वो उससे उनको राहत मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब देखें, अब अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये सारे कंट्री जो हैं, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ देयर सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं। लेकिन यहाँ पे भी जब कभी टेररिज्म के वाक़यात होते हैं, अब ज़रा कम हुए हैं, जब यहाँ कहीं होते हैं तो यहाँ की सरकारें फिर उन कम्युनिटी से मदद मांगती हैं। नेचुरली, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। सरकारों ने तो मिसागा में नहीं रहना ना, सरकारों ने तो फ्रांस के शहर पेरिस की सड़कों पे नहीं रहना ना, वो तो लॉ इन्फोर्समेंट करेंगे ना। रहना तो कम्युनिटीज़ ने है, लोगों ने है। आप देख लीजिए, पिछले बरस कुछ फ्रांस में 2-3 बार वो टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो फिर फ्रांस के सदर ने किस तरह कम्युनिटी से बात की, सख्त भी बात की, अपील भी की कि वी नीड योर हेल्प। मैं यहाँ भी जब ये किस्से होते थे ना, हमेशा कहा करता था कि अगर, क्योंकि जो लोग टेररिस्ट हैं दुनिया में कहीं भी हों, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, राइट, 90%। मैं हमेशा कहता था कि ये उस कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो बाहर निकल के बोले, वो इसको कंडेम करे। लेकिन अफसोस ये है कि कम्युनिटी मैंने नहीं देखी बाहर निकलती हुई। कोई एक आधे लीडर ने बयान दे दिया, बट अदरवाइज जो जनरल एक कम्युनिटी को बयान देना चाहिए, वो नहीं वो देते। बस उसमें भी 2 इश्यूज होते हैं ना। उस कम्युनिटी में से जो लोग बोलेगा, जैसे हमने अभी ये कश्मीर में देखा, जो लोग प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं वो भी मारे गए। ठीक। अब ये वाइस वर्सा है। एक तरफ तो सरकारों का ये कहना कि कम्युनिटी एक्टिव हो, दूसरी तरफ उस कम्युनिटी में से जो वोकल लोग हैं उनको सपोर्ट करना भी सरकारों का फर्ज होता है, और उनकी रखवाली करना भी सरकारों, क्योंकि अदरवाइज वो फिर बोलेंगे कैसे। बिल्कुल। तो ये वाइस वर्सा काम है। और हमारे यहाँ, अच्छा, एक और इशू हुआ, मैं जोड़ता हूँ थोड़ी सी कनाडा की पॉलिटिक्स के साथ सूरत हाल। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर हार्पर की जब सरकार होती थी तो उनके खिलाफ एक रिएक्शन पाया जाता था यहाँ के रेडिकल एलिमेंट्स का, तो 3-4 वाक़यात हुए। अब उसके बाद सरकार आ गई ट्रूडो साहब की, मेजोरिटी माइनॉरिटी चली जा रही है उनकी सरकार। तो अब चूंकि ये कम्युनिटीज़ के साथ और वो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन ग्रोहों के साथ ज़रा सिंपैथेटिक है, वाक़यात नहीं हो रहे। यानी ये भी एक अजीबोगरीब सिलसिला है, क्योंकि उनकी ये माना ही ये जाता है कि ही रिप्रेजेंट्स। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, ऑन द अदर हैंड, फिर हम सब इंसान है ना, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़, एक और तरह का रिएक्शन फिर जन्म ले रहा है, जो वाइट सुप्रीमिस्ट का रिएक्शन है, फिर वो जन्म लिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने कारों के नीचे आकर कुछ लोगों को मारा, बिल्कुल मारा। ठीक है, फिर उनका फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि जी ये टेररिस्ट तो जो हैं वाइट सुप्रीमिस्ट है। अब उसके जवाब में उनके अंदर और रिएक्शन पैदा हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ से एक्शन हमेशा रिएक्शन क्रिएट करता है, और इस किस्म के जो एक्शन आ रहे हैं ये इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बदले बढ़ाएंगे। हमने देखा कि अब जैसे आपने अब चलो कनाडा की बात की, यूएसए और कनाडा में जो वाइट सुपरमेसी है जी, वो दोबारा आज से मैंने
40 साल 50 साल पहले देखा करता था, राइट, वो दोबारा उभर के सामने आ गई है और वो बहुत जोर पकड़ रही है। हमने यहाँ पर ट्रक मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे देखा कि किस तरीके से वो उभर के सामने आए। उसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसमें नहीं, क्यों, दैट इज फाइन। वो टोटली वाइट सुप्रीमिस्ट नहीं थे। नहीं, मैंने कहा उभर के सामने वो एक और रिएक्शन था। हाँ, वो एक और तरह का डॉक्टर रिएक्शन था। उसमें आप यकीन कीजिए लेफ्ट के लोग भी थे, ज्यादा नहीं थे, राइट के लोग भी थे और न्यूट्रल लोग भी थे। मैंने बहुत ज्यादा उस ट्रकिंग प्रोटेस्ट में मैं दर्जनों इवन सिख ट्रकर्स को मैंने देखा, क्योंकि वो जो पाबंदियां भी जो थी ना, वो भी जरा जरूरत से ज्यादा थी पाबंदियां, मतलब बहुत ही एक वो भी इरैशनल था रवैया। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब होता है क्या है कि फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना, वो जंप इन कर जाते हैं मौके का फायदा उठा के। ठीक है, अब इस सारी सूरत हाल में, इससे पहले कि डॉक्टर साहब हम जाएं आगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल की तरफ, चाइना का जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, उसकी तरफ जाएं, मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूँगा कि आप हमें क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दें। हमारी कोशिश होगी कि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम ज़्यादा आपकी बातों का जवाब देंगे, अपनी बात को घटा देंगे, कम कर। लेकिन ये मैं याद दिला रहा हूँ, आप क्वेश्चंस लिखने की तैयारी शुरू करें। जैसे ही हमारे प्रोड्यूसर के पास क्वेश्चंस आना शुरू हुए, वो हमें रोके बिना ही स्क्रीन पे दे देंगे, हम बातचीत शुरू कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी हम कनाडा की पॉलिटिक्स को ज़रा कर रहे थे इस हवाले से कि जो एक्शन और रिएक्शन का मामला उसके साथ, वो दुनिया में हर जगह है। हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले ओनली इन कनाडा, हाँ, इससे पहले कि हम ज़रा मूव ऑन हों पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात पर और पाकिस्तान चाइना पे, थोड़ी सी हम ऑन्टेरियो के इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा ताज़ा आया, उस पर 2-4 लाइनें कह लेते हैं। डग फोर्ड साहब मेजॉरिटी के साथ जीते, तो उनको भी नहीं थी कि वो ये सोच रहे थे कि शायद मेरी थिन मेजॉरिटी बनेगी, या हो सकता है इवन वो मीडिया में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात भी हो रही है। आप इमेजिन करिए कि 2/3 सीटों से वो जीते हैं। 122 में से 83 सीट्स जो हैं बिल्कुल, वो अभी बहुत तक बड़ी कंफर्म हो चुकी हैं। 84 जो है वो भी शायद कल तक हो जाए। हाँ जी, वो कुछ वोटों का फर्क है। जी। तो ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। फोर्ड साहब को हम बधाई देना चाहते हैं टैग टीवी की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि लोगों के भले के लिए वो काम करते रहेंगे। और जिस तरीके से वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कार्बन टैक्स के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। क्योंकि मैं अब, पहले तो मैं कार्बन टैक्स के हक में था, अब जो गैस की प्राइस अब मैंने देखा कि दी ओनली वे, हाँ जी, वो 21 सेंट पर होंगे तो ये कम होगी, नहीं तो ये तो कम होनी नहीं, तो बढ़नी है। बहरहाल जी, डग फोर्ड साहब का टैग टीवी की तरफ से छोटी सी साउंड बाइट हमने 3 दिन पहले ली थी। अच्छा। और वो उनकी कैंपेन ट्रेल पे उन्होंने बड़ी खुशी से दी। और चूंकि वो पुराने टैग टीवी के साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने में, फिर उनके सियासी कंपल्शन है अपने। टैग टीवी डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पर कनाडा हो, दुनिया भर की पॉलिटिक्स हो, हम कोशिश करते हैं कि सबकी आवाज़ पहुंचाएं। हमने एनडीपी की आवाज़ भी पहुंचाई, हमने लिबरल पार्टी के कैंडिडेट्स जो प्रोमिनेंट थे, इवन लीडर तक से रब्ता किया, उन्होंने हमें समय नहीं दिया, वो उनकी मेरी मर्जी है। सारा सिंह जी ने कई बार इंटरव्यू दिया, जो उस वक्त डिप्टी पार्लियामेंट लीडर थी, वो हार गई। डिप्टी लीडर एनडीपी की थी वो। इवन जगमीत सिंह के भाई जी का हमने साउंड बाइट ली अभी 3 दिन पहले। अच्छा। वो भी, चूंकि हम इसमें ए पोलिटिकल है, लेकिन ए पोलिटिकल तभी रह सकते हैं जब आप हमारी मदद करें। आपको चाहिए कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। मैंने कहा कि टीचा है, आई वांट टू सी बाय 31 दिसंबर 1 मिलियन इसके व्यूअर्स होने चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ ज़रा मेहनत करिए इसके ऊपर और इसको शेयर किया करें, और अपने दोस्तों मित्रों को कहिए कि वो ज़रूर यूट्यूब के ऊपर जाके इसको किसी ना किसी तरीके से और बढ़ाएं। और फिर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, वो कई तरीके हैं, आपको पता ही है जी। डॉक्टर साहब, वो स्क्रीन पे आ रहा है paypalme.me@tag-tv इंटरनेशनल पे करें, पैट्रियन पे जाके कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के जरिए, और यूट्यूब के राइट हैंड के ऊपर रेड बटन जो है उसको भी दबाएं, तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशंस ना के बराबर रह गई हैं, तो वी नीड योर हेल्प। एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू वांट दिस टैग टीवी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जो
ताहिर साहब हैं, उनके माइंड में ये है कि चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मैंने टैग टीवी जो है उसको नहीं कभी भी बंद होने देना। तो ये लगे हुए हैं रात दिन, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनकी जितनी हेल्प कर सकें हमें करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमने विदाई दे दी डग फोर्ड साहब को, इलेक्शन जीत गए, बड़ी मेजोरिटी के साथ वो जीते हैं, ये बड़ी बात है। और जितने उनके इनकम्बेंट थे, राइट, मेरा ख्याल है शायद सभी जीत गए हैं, सभी जीत गए, बल्कि बढ़ गए, वो बढ़ तो गई हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है। किसी में मुझे नहीं याद पड़ता किसी इनकम्बेंट ने लूज किया, कोई भी नहीं हारा। हाँ, सिर्फ उनने जो निकल गया पॉलिटिक्स से चांद एक लोग। हाँ, वो देखिए जब आप खुद बाहर रिटायर हो जाते हो, जी, वो लग जैसे इलियट जो जी, डिप्टी प्रीमियर थी यहाँ के, जी, जी, कि खुद उसने कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, राइट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, अदरवाइज नो वन हैज लॉस्ट द इलेक्शन। हमारे इस एरिया मॉल्टन मिसागा में जो स्टूडियो है, इसके हमारे दोस्त मित्र एमपीपी दीपक आनंद भी जीत गए, खुशी नीना टांगरी भी जीत गई, ये हमारे कम्युनिटी के लोग हैं। ब्रैम्पटन की 5 की 5 सीट वो अब ब्लू हो गई है। पिछली बार 2 थी ब्लू, इस बार 5 की 5 हो गई। मिसागा सारा। हाँ। और सबसे बड़ा जो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि धक्का लगा, वो लगा एक ब्रैम्पटन नॉर्थ ईस्ट की सीट होती है ईस्ट की, जिसमें जगमीत सिंह जो कि एनडीपी के लीडर हैं, उनके भाई जो हैं, जी जी, वो हमेशा वहाँ से इलेक्शन जीतते थे। जी जी, लेकिन इस बार काफ़ी बुरी तरह मैंने देखा 5-6 हज़ार वोटों का जो है फ़र्क है। गुररत्न जी उनका नाम है शायद, जी जी, जो हारे हैं। हाँ, वो हारे हैं। वो सीट पक्की समझते थे एनडीपी, हमें ये सीट नहीं हम कभी हारे। बिल्कुल। सो जब लहर चलती है जी जी, तो फिर कोई पक्का नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, चेंज भी नहीं आई, मतलब इस बार एक होता है चेंज का, एक होता है कोई चेंज की ऐसी ख्वाहिश भी नहीं थी लोगों की, होता है कि इलेक्शन में चेंज हो। वही पार्टी थी, वो और स्ट्रेंथन हो गई है और मजबूत हो गई है। पिछले 1 साल में ओंटारियो की जो इकॉनमी है जी, वो बहुत रोबस्ट हो गई थी, राइट। और ये लोग मानते हैं कि इकॉनमी को ठीक रखने के लिए, इकॉनमी को ठीक तरह चलाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी से बढ़िया शायद कोई पार्टी नहीं है, ये उनका मानना है। जी, ऐसा ही है। और उसी तरीके से फोर्ड साहब भी हमेशा ये कहते हैं, अच्छा लोग हाईवे के अगेंस्ट, अरे भाई दुनिया में सब कुछ ठीक है, अगर आप ठीक ढंग से कोई भी काम करोगे तो उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। यहाँ देखिए जो लोग बात करते हैं कि हाईवे नहीं बनने चाहिए, जी जी जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन पार्टी की बात करता हूँ, राइट राइट राइट, इकोलॉजी के खिलाफ। वो जाके देखें पोल्यूशन कितना होता है जब कारें 1-1 घंटा खड़ी हैं, बिल्कुल, पार्किंग लॉट बना हुआ है डाउन वैली में, बिल्कुल सर, जाके देखें। वो 1 घंटे में इतना पोल्यूशन हो जाता है कि सारे हाईवे जो हैं वो अगर नए बन जाए तो तब भी नहीं होगा। असल में बदकिस्मती ये है कि हमारा टीवी मतलब वैसे तो ये कहता है कि हम ए पॉलिटिकल और हैं खबर देने में, लेकिन ओपिनियन देने में हम बिल्कुल अपने ढंग के साथ, अपने ढंग से। बदकिस्मती ये है कि ये जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, मैं कल इंडिया हॉवर्ड, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उनका भी मैं सुन रहा था डिफीट स्पीच, तो वो ये कह रही थी कि जी हमारे जो हैं मिशंस वो बड़े ही अजीम हैं। जो डॉक्टर साहब अभी आप बात कर रहे हैं कि ये लेफ्ट की पार्टियां ये नहीं सोचती कि ये जो हाईवेज नहीं बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनते, उससे बाकी हाईवेज पर कितना बोझ आता है और कितनी पोल्यूशन होती है। वही तो मैं कह, वही मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इतना हॉलो एंड शैलो लगता है। वो पता नहीं किस दुनिया में ये लोग रहते हैं। मैं तो हैरान था। मैं एनडीए की गुफ्तगू सुन रहा था कि जी हम ही सिर्फ और सिर्फ बेहतरी चाहते हैं कनाडा की, जैसे ओंटारियो की, और किसी को पता ही नहीं है। और 4 आंसू बहा दिए बेचारी ने। वो तो चलिए कि इमोशनल एक मरहला है कि 4 इलेक्शन नहीं जीत सके पार्टी, मेरा मतलब है पावर में नहीं आ सके, तो इनकी लीडरशिप में थी ना, नेचुरली तो वो एक अटैचमेंट भी हो जाती है, तो वो तो ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ये डॉक्टर साहब सिर्फ मसला यही नहीं है। अब हम पाकिस्तान की सूरत हाल को जरा जोड़ते हैं। अब इमरान खान का भी यही कहना है कि जी मेरा जो मामला है ना, मैं ही इस देश के लिए बस बनाऊं, बाकी सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, कमीने हैं, बस मैं ही हूं जिससे ये देश चलेगा। अगर यहां तक डॉक्टर साहब उसने कह दिया कि मुझे हटाने के बाद इनको लाने से तो बेहतर था कि बम चला, एटम बम गिरा देते पाकिस्तान पर। ही सेड सो। अभी उसने डॉक्टर साहब 1 दिन पहले ये कहा कि अगर फौज मेरी बात नहीं सुनेगी तो फौज डिस्ट्रॉय हो जाएगी पाकिस्तान की। ये उसने जुमला कहा एक इंटरव्यू। और फिर उसने कहा 3 टुकड़ों में कट जाए
पाकिस्तान कट जाएगा। इस किस्म के जो वो खतरनाक बयान देता है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई रोक कोई टोक और नहीं डॉक्टर साहब वहां पे दे नहीं सकता। टैग टीवी पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और उनके हामी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी ये देखें जी ये ज़रा सख्त पोजीशन लेते हैं, ये जी पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं, ये जी गद्दार हैं। हमने कहा कि हम आपको अक्ल की बात बता रहे हैं कि आप बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ, महाजरों के साथ बुरा सलूक बंद करें। अगर आपने पाकिस्तान की बेहतरी चाहनी है, पाकिस्तान की सालमियत चाहनी है। अच्छा, ये जब बातें हम करते हैं तो हम गद्दार हैं। वो इधर पीछे इंटेलिजेंस लगा देते हैं अपनी, यहाँ पे भी हमारे ऊपर भी। और वहां पे वो कह रहा है कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। वो 3 टुकड़े और वो फौज को साफ कह रहा है जी फौज न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, यानी फौज न्यूट्रल हो गई है पाकिस्तान की। वो कहता है ये तो जानवर हो चुकी है। अच्छा, उसके लिए ना वो चूंकि लाडला है, इनका फौज का ही लाडला है, लेकिन पाकिस्तान के हालात डॉक्टर साहब जब ऐसे बयान देगा वो लाडला नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब अभी तक वो लाडला है, उसको फौज के अंदर से सपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की भी सपोर्ट है। ये इश्यूज सारे देख रहे हैं। अब फौज की वहाँ पे मजबूरी ये है कि ये फौजियों की भी वही माइंड सेट है जो इमरान का है कि यार ये सब ने बेड़ा गर्क कर दिया, बस हम ही एक नेक मुत्तकी और परहेजगार हैं। और आधा राज तो उन्होंने किया, आधे से ज्यादा राज वो किया, और जो बाकी आधा राज पॉलिटिशियन ने किया उस पे भी उनका ही राज रहा। ये तो खुद कह रहा है इमरान खान कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, पावर तो कहीं और है। वो कहता सबको पता कहाँ थी पावर। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में अब चैलेंज जो है डॉक्टर साहब पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही वीक है। इतनी वीक कि 250 मिलियन वॉट एवर नंबर है, इतनी बड़ी आबादी का, दुनिया का 5वां या 6ठा पॉपुलेशन वाइज दुनिया का देश है। चाइना, इंडिया, शायद इंडोनेशिया उससे कुछ इंडोनेशिया ज्यादा है, थोड़ा सा शायद ब्राज़ील थोड़ा सा, इंडोनेशिया ज्यादा ब्राज़ील का मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या, बड़ा 5वां 6ठा ये दुनिया का पॉपुलेशन में कंट्री है। हाल इसका ये है कि $1 बिलियन के लिए कभी ये सऊदियों के पास जाते हैं, कभी IMF से कहते हैं। IMF वालों ने जब कंडीशंस लगा देते हैं तो फिर लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चूंकि ज़ाहिर उनकी कंडीशन में वो तो ये फेक किस्म के नहीं रखेंगे ना नंबर्स, वो तो कहेंगे जो एक्चुअल इकॉनमी है वो शो करो। अब आपने डॉक्टर साहब देखा कि यहाँ पे तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग डॉलर का लीटर ऑयल है, राइट, 2.45, ठीक है, 2.499 2.04 समथिंग, 04 समथिंग, मतलब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइस है। $2.05 के करीब यहाँ पे आप इमेजिन करिए। पाकिस्तान में 300 रुपए से ज्यादा बनते हैं। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये इस वक्त 120 रुपए के करीब, 130 रुपए होना चाहिए। भारत में ये उसका रेट बनता है। हाँ। पाकिस्तान में ये 300 कुछ रुपए का बनता है। दिल्ली में इस वक्त 97 है। पाकिस्तान में ये 300 कुछ रुपए बनेंगे अगर हम कन्वर्ट करें, या क्योंकि $1 के तकरीबन 150 रुपए हैं पाकिस्तानी, राइट, ठीक है। अब इस सारी सूरत हाल में अब वर्ल्ड बैंक, IMF तो यही कहेंगे ना कि भाई जो ओरिजिनल प्राइस है वो रखें, आप सब्सिडी ना दें, लेकिन वहाँ की पॉलिटिकल सरकारों की मजबूरी है। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, ये पेट्रोल भी आप छोड़ दीजिए, जो अदरवाइज पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो आज ही रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो और नीचे गए हैं। नेचुरली वो है ही नहीं, वहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो रहा और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान आर्मी के लिए चैलेंज ये है, जो इसके सपोर्टर बैठे हुए हैं इमरान खान के, वो इस प्रोजेक्ट को लाए थे 10 साल के लिए, यानी इमरान खान प्रोजेक्ट था। अब इसने 4 साल में ही पट्टा बिठा दिया वहाँ पे, टोटल पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। मैं डॉक्टर साहब खुल के कहता हूँ, और पाकिस्तान के कई लोग भी कह रहे हैं, ये जो कहता है ना कि मुझे निकाला है अमेरिका के लेटर शेटर पे, वो लेटर वेटर तो ये एक ड्रामा कर रहा है इमरान खान। ये चीन इतना अपसेट है पाकिस्तान से कि भाई ये मेरा पूरे का पूरा जो सी पैक है इस शख्स ने बेड़ा कर दिया, कर ही दिया। देखिए सी पैक के ऊपर चाइना की आपने बात शुरू की, तो सबसे पहले हम बता दें कि चाइना नेपाल में था। नेपाल वालों को 20 साल के बाद अकल आई कि अगर चाइना के हाथ में से बाहर ना निकले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर श्रीलंका की बात कर लें,
श्रीलंका तो बर्बाद ही हो गया। बिल्कुल बर्बाद। हाँ जी, आज श्रीलंका पैसे का मोहताज है और अपना ठूठा लेके बाजार में घूम रहा है कि मुझे कुछ मदद करो। हाँ जी, जो प्रेसिडेंट है राजा पक्षा, वो मिलने आए प्राइम मिनिस्टर मोदी को। मोदी ने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे। इस किस्म के हालात पैदा हो गए तो उनको भी समझ आ गई कि भाई ये चाइना के अगर डिपेंड करेंगे तो क्या होगा। अब जो चाइना की बात है जी, चाइना सी पैक के ऊपर अब तक चाइना का जो लोन है पाकिस्तान के ऊपर, लेटेस्ट फिगर जो मेरे पास है, हो सकता है इधर थोड़ी बहुत इधर उधर हो, $43.1 बिलियन। सी पैक का जो उन्होंने वायदा किया था कि हम 90% आपको जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो सी पैक के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है अभी 9 पॉइंट समथिंग लेस देन 10% हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस जो है वो करेंगे। उसके बीच में उन्होंने 1900 मेगावाट जी, कल बंद कर दी कि आप हमारे पैसे दो। राइट। 1900 मेगावाट की प्रोडक्शन बंद कर दी अब हमारे। अच्छा, फिर वहाँ पे कराची में यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने सारे प्रोफेसरों को कहा कि आप वापस आ जाओ, राइट। वहाँ नहीं रहना, क्योंकि तीन चाइनीज़ जो है वो मारे गए, जब जो कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक लेडी ने अपने जो है वो सेल्फ जो है बॉम्ब मार के ख़त्म की, मारे हैं जी, खुद का तो हमला। हालात जो हैं वो वहाँ पर चाइना के साथ बेहतरी के बजाय और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। आज ये फैसला किया कल कि जो प्लानिंग कमीशन है वो टेक ओवर करेगा वहाँ पर प्रोजेक्ट्स। ये शहबाज की गवर्नमेंट ने फैसला किया। तो अब इस किस्म के हालात में आप बताइए कि अगर आप चाइना के ऊपर डिपेंड करोगे तो क्या होगा। डॉक्टर साहब देखिए, चाइना का जो सी पैक का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था वो कोई $62 बिलियन रफली के करीब था। सड़क पे कोई अभी जो आप नंबर लाए हैं ऑलमोस्ट ठीक ही होंगे, कोई 9-10 शायद बिलियन लगे हैं। उसमें भी ज़्यादातर पैसा चीन की कंपनियों ने ही लगाया, वो लेबर अपनी लेके आती वही, हैं। और उनकी ही कंपनियां थी, उनको ही पैसा वापस चला गया। फिर ये पावर प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स पे भी कोई तकरीबन $10-11 बिलियन लगने की बात है। उसमें भी कुछ पाकिस्तानियों ने खाया, कुछ चीनियों ने खाया और कुछ चीन को वापस गया। तो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज आया था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 20-22 बिलियन। अब वो सूद लग के 40+ बिलियन हो चुका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 43.1%। ठीक है। अच्छा, अब वो ओरिजिनली जो 20-22 बिलियन चीन से आया, जिसमें से बहुत ज़्यादा पैसा चीन की कंपनियों के ज़रिए ही खर्च हुआ और उनको ही वापस चला गया। अच्छा, अब वो सूद मान के 43 बिलियन समथिंग हो चुका हुआ है। जब इमरान खान ने हुकूमत टेक ओवर की थी तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे थे जो पीछे से चले आ रहे थे, वो कोई, मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है मेरे सामने, कोई $50 बिलियन के करीब पाकिस्तान के ऊपर थे कर्जे। अमेरिका ने जो 33-50 बिलियन दिया वो तो अमदादें थी ना, वो तो बेचारा ट्रंप लिखते लिखते ही वो पावर से हट गया कि भाई मैंने ही, हमने जो 33 बिलियन दिया वो खाते में गया। वो तो कर्जा ही नहीं है ना, वो भी पाकिस्तान पे है नहीं है, वो तो खाया पिया जा चुका है ना। ठीक है, अब वो देखिए, उसके बगैर ही जब ये नवाज शरीफ की सरकार को इन्होंने बुरे तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने निकाला तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर को 50 बिलियन के करीब कर्जे थे। आज के नंबर 125 बिलियन कर्जे हैं, जिसमें से ये चीन के नए कर्जे ऐड ऑन हो चुके हैं, IMF के वो 243 के करीब है टोटल। ठीक है ना जी, IMF के अकेले, वर्ल्ड बैंक, IMF के नहीं है। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक के हैं, एशियन बैंक का नियर अबाउट $1 बिलियन है। तो अब पाकिस्तान जिसके कर्जे $100 बिलियन में जा चुके हैं और अभी भी वो $1 बिलियन के लिए हाथ पांव फैला क्या करे। ठीक है, वो तो कुछ नहीं कर सकता जब है ही नहीं कुछ। तो अब फिर पाकिस्तान की आर्मी पे ये सारा कुछ है कि रखें फिर लाडले को लाडला। ठीक है, ठीक है, अभी तो वो पावर में नहीं है, उसको निकाला है आर्जी तौर पर, लेकिन उसको बाहर ये जो उछलने कूदने के लिए एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो जो धरने करता फिर रहा है डॉक्टर साहब, उससे को पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर तो नहीं होनी।
न, पर मैंने सुना है कि धरने तो अब उन्होंने मना कर दिया उसको। धरने मना किए हैं, लेकिन इधर जलसा है, उधर जलसा है, फलां जलसा है, उससे क्या अच्छा उस पे जो खर्चे हो रहे हैं वो कौन कर रहा? कौन कर रहा है? जो हर रोज जलसा होता है, कोई ना कोई पैसे पीछे दे रहा है ना। ठीक है, हर रोज डॉक्टर साहब जो जलसा होता है, हर रोज ऑलमोस्ट, जिसका पाकिस्तानी रुपयों में वो जो म्यूजिक सिस्टम का है, मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पे, मतलब bbc.com पे, bbc-urdu.com पे, उसमें लिखा हुआ है कि एक जलसे का कोई 1 करोड़ से कुछ ज्यादा सिर्फ साउंड सिस्टम लगता है। ठीक है, बाकी वहां पर यानी आ रही है, देखिए ना, लोग इतने होते हैं, 10-15-20 हज़ार लोग हैं, वो चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, कुर्सियां डॉक्टर साहब आनी है, वो टेंटों वाले के पैसे हैं। तो अगर करोड़ों रुपए हर जलसे पे लग रहे हैं और इकोनॉमी का ये हाल, अच्छा फिर जवाबन जाहिर है इस ये जो कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है, इनके लोगों को भी जलसे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल फिर फेस सेविंग है ना सर। नेचुरली उन्होंने अपना, कल को इलेक्शन होना है, उन्होंने अपनी सीटें भी तो बचा ली। ठीक है, इलेक्शन भी सर पे हैं, मतलब चाहे वो 2 महीने बाद हो, चाहे वो साल बाद हो। साल तो डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं होता ना, इलेक्शन की तैयारियों में लग जाता है नेचुरली। अब ये इलेक्शंस के अल्ले तलल्ले खर्चे वाले काम, ये भी सारे खर्चों वाले काम, वो भी कम से कम $200-250 मिलियन का खर्चा होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो भी साथ होने हैं, कर्जे भी लेने हैं, देश भी चलाना है, तनख्वाहें भी देनी है इन सब की, और फिर उन्होंने उछल कूद भी करवानी है खान साहब से कि जी बाकी चोर हैं, लुटेरे हैं, तुम एक बड़े प्यारे और लाडले आदमी हो, तो अब तुम्हें मजबूरी है हमारी कि हमने तुमने यहाँ से हटाया, चूंकि इकॉनमी तुमने बेड़ा गर्क कर दी, दिल से तुम्हें अभी भी तुम ही हमें बड़े प्यारे लगते हो, लेकिन मुसीबत यह है कि अब इनको, ये जरा बिजनेसमैन लोग हैं, इनसे इकॉनमी ठीक करवाते हैं जितनी भी हो सकी। मियां नवाज शरीफ ने तो अक्सर 3 हफ्ते पहले कह दिया था, जब ये लंदन में मिले, उन्होंने कहा कि भाई हमने को ठेका लिया हुआ है कि इनका जो गंद है, इनका जो बिगाड़ है, हम ठीक करते फिरें। कहो इनको कि अपने लाडले को लेकर आओ और हम वापस जाते हैं और करो नई इलेक्शन करो। फिर मियां साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। तो फिर तो वो आर्मी के ही कुछ लोगों ने कहा कि जनाब नहीं मारे जाएंगे, लूटे जाएंगे। नहीं, इसलिए कि देखिए अल्टीमेटली मुसीबत जो है वो आम आदमी के लिए है, और आम आदमी जो है वो अगर और परेशान हो जाए, फॉर एग्जांपल देखो, अब इनको मजबूरी में पेट्रोल के पैसे बढ़ाने पड़े जी, वो बहुत बड़ा इशू है। जब बढ़ाने पड़े तो वो डेफिनेटली अगेंस्ट पीएमएल जाता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट जाता है। ऐसा ही लोग जो हैं वो दुखी हो जाते हैं, भाई ये क्या कर दिया, ये तो कम होने चाहिए थे, ये बढ़ा दिए इन्होंने। क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन होती है कि जो ओरिजिनल, देखिए जो आप अपने टैक्सेस लगाते हो वो कम कर सकते हो। हिंदुस्तान में जो एक्साइज टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसमें उन्होंने 10 रुपये कम कर दिए, जैसे पेट्रोल सस्ता हुआ। राइट। लेकिन आप जो पेट्रोल की कीमत है उसको नहीं कम कर सकते, वो तो फेक इकॉनमी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए सब्सिडी कितनी देंगे, या तो जेब से सरकार दे ना सब्सिडी, और वो देने की पोजीशन में नहीं है डॉक्टर साहब। राइट। यहाँ कनाडा में तो सब्सिडी नहीं दे रहे ना, यहाँ तो एफोर्ड नहीं करती, यहाँ तो कोई सब्सिडी का चक्कर ही नहीं है। वो लोगों को पैसे दे देंगे वोटों के लिए, खास कम्युनिटी को पैसे दे देंगे, लेकिन आम आदमी के लिए अगर आपको कोई सब्सिडी दे दो, नो क्वेश्चन। हाँ, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, यहाँ के भी और अमेरिका के भी फार्मर्स, मैं आपको बता दूं, हालांकि वो सिर्फ 4 to 5% ही हैं टोटल फार्मिंग जो है, इतने लोग करते हैं 4 to 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लेकिन उनको बहुत सब्सिडियाँ मिलती जी, और वो सब्सिडियों के सिर पर ही खड़े हैं। जी जी, उनकी जो फार्मिंग है, हाँ जी, ऐसा ही, और फार्मिंग भी बिलियंस डॉलर्स में है, ना कि मिलियंस में है। तो इसलिए अच्छा, मैं एक सवाल था, जब पता है कि चाइना जो है वो किसी भी कंट्री में जाता है तो अपने लोगों को लेके जाता है जी, अपने लोगों से काम करवाता है, अपने इंजीनियर्स, अपनी लेबर, सब कुछ, व्हाई गवर्नमेंट्स अलाउ दैट? देखिए, गवर्नमेंट्स में करप्शन होती है बहुत ज़्यादा, जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, वो चाइना उनको इंसेंटिव देता है लोगों को, वो फिर उसमें पढ़ते हैं। ये डॉक्टर साहब अफ्रीका पूरे का पूरा आप देख लीजिए, इस सारे में आया। अभी ये पैसिफिक कंट्री के लोगों के साथ एक मीटिंग थी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की, आपने देखा होगा, उन सब ने इनकार कर दिया चाइना के साथ कोऑपरेट करने में। वो बहुत बड़ा थप्पड़ था लेकिन पहले तो उन्होंने अलाउ किया था ना। राइट।
फिजी हो या वो सारे के सारे वो जब उनको अकल आ जाती है, जब वो रियलाइज करते हैं कि ये तो हमने तो इसने तो कहा था मैंने सिर्फ पूंछ ही आने दो मुझे, ये तो सारे का सारा अंदर आ रहा थी। राइट। देखिए वो हम डॉक्टर साहब कहते थे ना, वो मतलब हमारे साउथ एशिया में एक कॉन्टेक्स्ट है कि एक बनिया। हाँ। अच्छा, मेरे लिए बनिया एक डेरोगेटरी था, वो खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कहा जाता था हिंदुओं को। लेकिन ऐसा नहीं था, हिंदू भी बेचारे जो थे वो भी कहते थे कि यार ये जो हम में से कुछ बहुत ही छोटी सी एक साहूकार कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी हम तो जमे पले ही बनिया वर्ड सुन के, ठीक है ना। बनिया जो है आज तक वहाँ पे यूज होता है, आम यूज होता है। अच्छा, बनिया का क्या मतलब था? यही जो आदमी छोटे मोटे बिजनेस करता है, छोटे मोटे पैसे दे के थोड़ा सा सूद ले लेता है, ठीक है, और वो उसमें फंसता चला जाता है। हाँ, वो बनिया बन जाता है, फंसता चला जाता है। जो उसके चुंगल में आता है, हाँ, वो फंसता गया। अच्छा, इसमें बनिया ये पुरानी इस्तिलाह है हमारे साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। आज के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ये बनिया जो है कॉरपोरेशनें हैं, हाँ, बैंक हैं बड़े बड़े, ये कमबख्त इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सबसे खतरनाक तो ये है सारी। मैं समझता हूँ इंश्योरेंस हो, अच्छा, कोई भी हो। फिर डॉक्टर साहब ये फार्मास्यूटिकल ग्रुप आए, ये इंटरेस्ट पे पैसा तो नहीं लगाते थे, मगर इनका एक और स्टाइल था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि माफिया है। ठीक है, फार्मेसी जो है बहुत बड़ा माफिया, और ये लोगों को लूटने में एक्सपर्ट है। सबसे कम लागत की दवाइयों को सबसे महंगे दवाइयाँ बेचने वाले जो हैं वो फार्मास्यूटिकल। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब अब चाइना जो है वो दुनिया का मॉडर्न बनिया देश है। बिल्कुल ठीक है, वो तो अपने एग्रीमेंट भी नहीं देखने देता। अब चाइना का मसला ये है कि चाइना ने अफ्रीका के कंट्रीज को अपने दाम में फंसाया, मालदीव से लेके वो पैसिफिक के सारे जो कंट्रीज थे उनको दाम में फंसाया। फिर ये श्रीलंका की मिसाल आपके सामने, नेपाल की मिसाल सामने है, पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। अब वो पाकिस्तान पे ये प्रेशर कर रहा है, आपने अभी जिक्र किया कि मैं पावर प्लांट बंद कर दूंगा, कर दिया, एक ही प्रोडक्शन बंद कर दिया। ठीक है, उसको तो कोई परवाह नहीं है कि उनका वो खास आदमी शहबाज शरीफ आ गया है, इमरान खान उनका आदमी नहीं था, वो वहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे पैसा दो, मुझे खास बंदे का मुँह क्या देख के पूजा करनी है, मुझे तो पैसा चाहिए, मेरा पैसा। ठीक है ना। अच्छा, और उसका जो पैसा है डॉक्टर साहब वो 20 बिलियन का अब 43 बिलियन बन चुका है, और 43 का आगे आने वाले 5-10 सालों में 100 बिलियन बन जाना है। तो पाकिस्तान का जो हाल आज है, सोचिए आज से 5-10 साल बाद क्या होगा, जब यही चाइना का 20 बिलियन जो अब 43 बिलियन बन चुका है, ये 5 से 10 बरस बाद ये 100 बिलियन हो जाएगा। वो बाकी पावर प्लांट्स भी बंद कर देगा, और कोई पता नहीं वो अगले 2-3 महीनों में बंद कर दे, और वो कहे लो जी हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम तो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना जो है वो कह रहा है कि मैं अपने आदमी मरवा रहा हूँ, उससे बेटर ये है कि मैं यहाँ से निकलूं। अच्छा, अब वो ये मसला भी है कि चाइनीज को ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, हर एक को होगा कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं, पैसा पैसा, उनको ये तो अंदर से पता ही है कि जो 20-22 बिलियन लगाया था उसमें से 10-12 तो वापस ही आ चुका होगा। अब देखो ना बलूचिस्तान में इनके कितने आदमी मरे हैं, बिल्कुल बेइंतहा मरे हैं। तो अब वो सेफ्टी नहीं है उनके पास। हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं डॉक्टर साहब तो वो भी लेते हैं, और साथ साथ हम बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मैं समझता हूँ, और पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो था उसकी कितनी पाकिस्तान को प्राइस पे करना पड़ रही है। नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं, देखिए सिर्फ यही नहीं, एक बांग्लादेश ऐसा सक्सेसफुल कंट्री है जिसने चाइना की लगाम पकड़कर चाइना को वहाँ पर बाहर निकाला। राइट। और आज बांग्लादेश इस वक्त फाइनेस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल ठीक है जी, सारे इंडो कंटिनेंट में वो फाइनेस्ट इकोनॉमी इस वक्त तरक्की कर रही है। हाँ जी, क्यों कि वो इनके चंगुल में नहीं फंसे। राइट। इन्होंने बड़ा कोशिश की, इन्होंने श्रीलंका को तबाह कर दिया, ऐसा ही जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जी टूरिस्ट कंट्री था। राइट। वो बर्बाद हो गया। नेपाल जो है, अब नेपाल वालों को भी अकल आ गई, नेपाल भी जो है अब हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला रहा है, भाई आप हमें भाई दोबारा अपनी गोद में ले लो, हमने बड़ा धोखा खा लिया 30 साल 40 साल, अब आप हमें दोबारा गोद में ले लो। बिल्कुल। तो
उनका जो काम करने का ढंग है ना जी, अगर वो इसी तरीके से करते रहे तो दुनिया वाले उनको नहीं पूछेंगे, अल्टीमेटली या तो वो चेंज करेंगे अपने आप को, अगर चेंज नहीं करेंगे तो वर्ल्ड विल रिजेक्ट चाइना। बिल्कुल नहीं, चाइना देखिए अभी डॉक्टर साहब रूस यूक्रेन की वॉर के सीज़न में चाइना ने सारे एक दफ़ा उठाया था, बड़ी ऊंची ऊंची बातें की थी कि जी हमें नहीं परवाह आपके डॉलर की, कुछ ऐसी बातें शुरू में आई सामने, रूस के साथ खड़े हैं। अब वो कहाँ खड़े हैं साथ किसी के, वो रूस के साथ भी नहीं है, नहीं वो डॉलर के साथ ही खड़े हैं। वो बढ़िया है ना, वो डॉलर के साथ ही खड़े हैं, असली बढ़िया वो है, वो बिजनेस। इसीलिए मैं आगे भी मैंने कई बार इस प्रोग्राम में कहा कि चाइना विल नेवर गो फॉर वार। राइट, क्योंकि चाइना नोज वार मीन्स फिनिशिंग ऑफ द इकोनॉमी। राइट। और वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी को फिनिश होते देखता हुआ। अमेरिका को कभी फर्क नहीं पड़ा, चाइना को, कनाडा को कभी फर्क नहीं पड़ा लड़ाई का। अगर लड़ाई हो भी जाए वर्ल्ड में, जी अमेरिका के ऊपर नहीं पहुंचना किसी ने, अनलेस एंटिल यू हैव ए न्यूक्लियर वार, फिर तो दुनिया में कोई भी कोना जो है वो सेफ नहीं है, फिर तो इट्स फिनिश्ड। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। चाइना को ख़त्म करने में कौन सा टाइम लगता है अगर न्यूक्लियर वार ना हो तो? बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल चारों तरफ से तो चाइना घिरा हुआ। बिल्कुल ऐसे। कोरिया ले लो, जापान ले लो। डॉक्टर साहब वो तो छोड़िए, चाइना तो सिर्फ इकोनॉमिक बंदिशों से ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सो इसलिए ना ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि क्योंकि चाइना के पास तो ये भी नहीं है ना, कोई ऑयल शॉयल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल जो है, देखिए कोयले की उन्होंने 50 साल की कोल माइंस के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। राइट। वहाँ पर जाके यहाँ तक किया कि कोल माइन तक पहुँचने के लिए पोर्ट से लेके सड़कें सारी इन्होंने बनाई, जिसके ऊपर 80 बिलियन टोटल खर्च किया। राइट। हाँ जी, उनको कोल की इतनी सख्त ज़रूरत है। राइट। क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो करनी है, प्रोडक्शन में कोल चाहिए। तो उनके आधे से ज़्यादा जो पावर प्लांट हैं वो कोल के ऊपर चलते हैं। हिंदुस्तान के भी 55% 57% कोल के ऊपर चलते हैं। तो ये जब कोल के ऊपर चीज़ें चलती हैं ना, तो उनको तो ये चीज़ें ढूंढनी है। अगर कल को वार शुरू हो जाए, वो कोला बंद। राइट। ऑस्ट्रेलिया से। राइट। अच्छा, जापान को आप 2 साल दे दो, जापान उतनी तरक्की कर देगा आर्मामेंट्स में इन 2 ईयर्स। ऐसा ही। आप उनको एक बार खुली छुट्टी दे दो। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये घिरा पड़ा, इसके लिए चाइना के लिए बहुत मुश्किल है। अब रशिया जो है वो लड़ाई लड़ के फंसा हुआ है, वो कैसे बाहर निकले उस लड़ाई में से, उसको यही नहीं समझ आ रही। बिल्कुल। क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई लड़ने के बाद आज 100 दिन से ऊपर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, 100 दिन में अगर आप यूक्रेन, जिसको आप कहते थे हम हफ्ते में जीत लेंगे, अगर 100 दिन में नहीं जीत सके तो अब आप बताओ क्या करो? नहीं, अब तो वो सारे का सारा नैरेटिव रूस का खत्म हो गया ना, मतलब तबाही होगी। रूस देखिए, चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, रूस दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर था है नहीं अब। पता लग रहा है यूक्रेन से, आप देख लीजिए कि यूक्रेन जैसे कंट्री के साथ वार करने में, ठीक है, वेस्ट साथ खड़ा है यूक्रेन के, सारी असला जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन वो जो रूस की मिलिट्री की पावर थी वो उसका भरम खत्म हो गया। हाँ, मतलब अल्टीमेटली उनका ये ख्याल था जी 7 से 10 दिन, 7 से 10 ऐसा ही था। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए आज 100 दिन हो गया। अब वो और रशियंस और वीक से वीक होते जा रहे हैं नेचुरली। उसका रीजन ये है, वहाँ के लोग दुखी हो रहे हैं। आम जो कॉमन आदमी है रशिया में, जी बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा, उसके ऊपर फिर र्यूमर्स हो रही हैं कि जी वो तो अपने प्रेसिडेंट जो हैं वो तो पुतिन साहब जो है वो मारा जा चुका है, या वो कैंसर से बड़ा पीड़ित है, उसको बस वो मरने वाला है। राइट। अगर नहीं मरा तो मरने वाला है। इस किस्म की जब खबरें मार्केट में जाती हैं, आम लोग जो है वो वार नहीं चाहते थे। राइट। अब आम लोगों की ज़िंदगी वैसे काफ़ी वहाँ पर सख्त हो गई है, क्योंकि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई हैं। अच्छा, दूसरा जहाँ तक तेल का ताल्लुक है, उन्होंने साफ कह दिया कि वेस्ट वालों ने हमें तेल नहीं चाहिए। EU जो डिपेंड करता है, उन्होंने कह दिया 90% में आपका ऑयल नहीं लेंगे।
ठीक है, धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगे। अभी गैस की मजबूरी है, वो धीरे धीरे उससे भी निकल नहीं, वो कंट्री पास ही हैं, वो कौन सी दूर है। हाँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हाँ। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर रशिया ने ये सोचना है कि मैंने अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, राइट, और आने वाले टाइम के ऊपर मैंने अच्छे काम करने हैं लोगों के लिए, तो रशिया को ये वार ख़त्म करनी पड़ेगी एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा ही जितना इलाका जीत लिया वो उनके अंडर है, रख लो। बाकी आप चुप करके वहाँ से कोई ना कोई, मैं ये हैरान हूँ, वर्ल्ड इज़ आल्सो नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट, ऐसा ही अजीब किस्म की सिचुएशन है। देखिए, वर्ल्ड डॉक्टर साहब उस सारे खेल तमाशे में कितना कर सकती है। अगर वो जंग में डायरेक्ट कूदती है तो छोटी सी वर्ल्ड वॉर है। नहीं, डायरेक्ट तो वो जा ही नहीं सकते। ठीक है, वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। तरीका उन्होंने यही अपनाया कि भाई ये इकोनॉमिक सैंक्शन ही लगाते चलो जाओ धीरे धीरे। पर अल्टीमेटली वार को स्टॉप करने का जो एक ढंग होता है, जो वर्ल्ड में, लेकिन वर्ल्ड को सर सूट कर रहे हैं ना कि जितनी ये वॉर लड़ रहा है उतना कमजोर हो रहा है। मतलब वो वर्ल्ड के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, हम अपने ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दे सकते। वेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, वर्ल्ड तो नहीं मैडम, वेस्ट वर्ल्ड जब हम कहते हैं तो वो अब आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड ही वर्ल्ड है ना, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, क्योंकि और तो कोई इन्वॉल्व नहीं है ना। जो पार्टीज इन्वॉल्व है वहाँ पे वो रशिया है और वेस्टर्न वर्ल्ड है। राइट। तो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है ठीक है भाई, जितना ये रहेगा वॉर के अंदर उतना ज्यादा रशिया का नुकसान है। अब ये देखिए कि रशिया का जितना डिफेंस बजट है जी, उतना अभी तक वेस्ट हेल्प कर चुका है यूक्रेन को। ऐसे इन द लास्ट 6 months। बिल्कुल ठीक। कहाँ साल का उनका डिफेंस बजट, कहाँ यूक्रेन। आज यूक्रेन जो खड़ा है या लड़ रहा है, जी, वो इन्हीं के हथियारों से लड़ रहा है। इन्हीं के हथियारों से, इन्हीं की मदद से, इन्हीं के पैसे से लड़ रहा है। वरना थोड़ा लड़ते। ठीक है, उनके हजारों लोग मर गए, बड़ा दुख है। मैं समझता हूँ ये वार तारिक साहब किसी न किसी तरीके से बंद होनी चाहिए। जी, इट्स ए सैड चैप्टर इन द वर्ल्ड को इस वक्त जो अपना ध्यान देना चाहिए इस वार को बंद करवाने के लिए देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करनी चाहिए। व्यूअर्स, आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पेपॉल के ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के राही हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, और पैट्रियन के ज़रिए आप हमें पैट्रोनाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी शब्द आज की जो हमने गुफ्तगू की आप कीजिए, वाइंड अप। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का धन्यवाद, आप प्रोग्राम को देखते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। हमने पिछली बार आपको कहा था कि जितने क्वेश्चन आपके ज़्यादा होंगे उतना हम कम बोलेंगे और आपके क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ा करेंगे। तो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू विल हैव मोर क्वेश्चंस, you will be able to participate with us because we want you to be the part of this program. तो पार्ट तभी हो सकता है जब आप खुद पार्टिसिपेट करें थ्रू योर क्वेश्चंस। और जैसे ताहिर साहब ने कहा कि जो हेल्प कर सकते हो वो करने की कोशिश करिए, हो सके तो वेल एंड गुड। आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल वीकेंड।